हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 8 विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था सूक्ष्म जीव, मित्र व शत्रु। तो उसके बारे में हम सूक्ष्म जीवों के कुछ उपयोगों के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम उस वीडियो को उन्हीं उपयोगों के द्वारा और आगे करते हैं और ये हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। तो अब हम उसमें आगे जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं इसमें वो है वैक्सीन या टीका। वैक्सीन या टीका। अब वैक्सीन क्या होते हैं या जो टीका है वो क्या होता है, तो ये क्या काम करता है। तो हमें पता है कि जब जो सूक्ष्म जीव है या रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में उपस्थित जो एंटीबॉडी होती है वो इन रोगाणुओं से क्या करती है, प्रतिरक्षा करती है और इन रोगाणुओं को शरीर में प्रविष्ट कराने से पहले क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इसी प्रकार जो टीका है वो कार्य करता है। फिर इसको हम इस प्रकार से भी आगे समझ सकते हैं कि ये जो रोगाणु जैसे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे तो शरीर में प्रवेश करने के उपरांत हमारी जो भी जैविक क्रियाएं होती है शरीर के अंदर की, उन जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं और अपने जो पोषण की प्रक्रिया है उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो ये जो टीका होता है वो इसी प्रकार से कार्य करता है। तो टीके में जब टीके का निर्माण किया जाता है तो टीके के निर्माण में सबसे पहले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मृत सूक्ष्म जीव होते हैं, अर्थात किसी पर्टिकुलर रोग के लिए जो उत्तरदायी सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को प्रयोगशाला में मृत कर लिया जाता है और ये मृत जो सूक्ष्म जीव है उनको एक वैक्सीन के द्वारा या टीके के द्वारा शरीर के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं। और जैसे ही ये शरीर के अंदर प्रविष्ट करेंगे तो ये जो सूक्ष्म जीव है वो शरीर की जो भी अंदर की जो एंटीबॉडी है उनसे प्रतिक्रिया कर लेंगे, अर्थात उनके साथ मिलकर ये प्रतिरक्षियों का एक समूह बना लेंगे। और जैसे ही उस रोग से संबंधित सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उस सूक्ष्म जीव को ये अंदर बनी हुई प्रतिरक्षी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। और नष्ट करने से संबंधित रोग है उससे जो व्यक्ति का शरीर है वो क्या रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है। और इसी प्रकार जो टीका है वो कार्य करता है। तो हमें पता है कि जो टीका है वो कई प्रकार के होते हैं, कई तरह के जो रोग है उनके लिए जो टीका है उनका निर्माण होता है। जैसे हम बोल सकते हैं क्षय रोग है, चेचक है, क्षय है, चेचक है। उसके बाद में जैसे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस, ये जितने भी रोग हैं उन सब रोगों के लिए जो वर्तमान में जो है वो टीका उपलब्ध है। और ये टीका जब व्यक्ति के शरीर में लग जाता है तो इस टीके के द्वारा शरीर के अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है और ये जो रोग है जब उसके जो रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये जो टीका है उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार हमने टीके के बारे में आसानी से जान सकते हैं। फिर आती है कि भी टीके वैक्सीन। वैक्सीन की खोज किसने की थी, उस वैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है। वैक्सीन या जो टीका है उसकी खोज किसने की थी, तो टीके की खोज 1798 में एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर, यह वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड जेनर। उसने 1798 में चेचक के टीके का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, चेचक के टीके का आविष्कार। अब ये जो टीका नाम कहाँ से बढ़ा या वैक्सीन नाम है वो कहाँ से बढ़ा, तो वैक्सीन जो शब्द है वो ये जो टीके की खोज किसमें की गई, गाय के अंदर इस टीके की खोज की गई। और गाय को जो लैटिन भाषा में वक्का बोलते हैं, VACCA, वक्का कहते हैं। और वक्के के आधार पे जो नाम है टीके का वो क्या पड़ा, वैक्सीन पड़ा। और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज सबसे पहले की थी 1798 में। इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के टीके लगाते हैं। बच्चों की
सुरक्षा के लिए। जैसे जो चेचक है उसका टीका लगाते हैं, उसके बाद में जैसे मिजल्स है, खसरा है, उन सब बीमारियों के जो टीके हैं वो लगाए जाते हैं। फिर जैसे एक पल्स पोलियो अभियान, पल्स पोलियो अभियान, ये अभियान पूरे भारत में पोलियो रोग के निदान के लिए शुरू किया गया अभियान है। और इस अभियान में जो बच्चे होते हैं 0 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चे, उन सब बच्चों को पोलियो का जो टीका है वो ड्रॉप्स के रूप में, किस रूप में? ड्रॉप्स के रूप में, दवा की बूंद के रूप में पिलाया जाता है। और ये जो टीका शरीर के अंदर बच्चों में प्रवेश करके जो पोलियो जैसी बीमारी है उनसे उनको क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। तो इस प्रकार हम पोलियो ड्रॉप्स के बारे में या पल्स पोलियो अभियान के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। इसी प्रकार जैसे चेचक के लिए, चेचक जो बीमारी थी उसके लिए विश्वव्यापी चेचक अभियान चलाया गया। और इस अभियान में जो चेचक है उस पर लगभग या पूर्णतया क्या कर लिया गया था? नियंत्रण कर लिया था। किसके द्वारा? टीके के द्वारा। जब एडवर्ड जेनर ने टीका बनाया तो इस टीके के द्वारा क्या कर लिया गया? पूर्णतया उस चेचक के ऊपर निदान प्राप्त कर लिया गया था। वर्तमान में क्या करते हैं? बड़े पैमाने पर टीके का उत्पादन किया जाता है। अलग अलग फर्म्स होती है या संस्थाएं होती है, वो विभिन्न प्रकार के जो टीके हैं उनके ऊपर रिसर्च करती रहती है और टीकों का निर्माण करती रहती है। और जंतु और मनुष्य की इससे क्या होती रहती है? सुरक्षा जो है वो होती रहती है। तो इस प्रकार हम टीके के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर अगला आता है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। तो मिट्टी की उर्वरता में किस प्रकार वृद्धि होती है, एक छोटा सा पॉइंट है, उसको भी हमें अच्छे से पढ़ते जाना है। तो अगला है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। तो मिट्टी की उर्वरता में किस प्रकार से वृद्धि होती है इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो हमें पता है कि कुछ जीवाणु और जो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, सामान्यतः कुछ जीवाणु हैं और कुछ नील हरित शैवाल, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की कार्य करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की कार्य से जो नाइट्रोजन है वो पौधों को उपलब्ध कराते हैं। और मृदा है उसमें नाइट्रोजन बनी रहती है और मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया करते हैं। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया द्वारा ये जो पौधा है या जो मृदा है, मिट्टी, तो मिट्टी में नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं, जिससे मिट्टी की पोषक क्षमता बढ़ती है, अर्थात जो उर्वरा क्षमता है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर आता है पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए हम कुछ क्रियाकलाप के द्वारा इसको समझ सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट रहने वाला है वो होगा पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो पर्यावरण को किस प्रकार से हम शुद्ध कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं वो हम ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक क्रियाकलाप के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे हमें क्या लेना है? 2 गमले लेने हैं। तो एक गमला ए और दूसरा गमला ले लिया बी। तो इसमें हमने डाल लिया जैसे जैविक अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट जो भी फलों के कचरा है, पशुओं का जो मलमूत्र गोबर है उसको इसके अंदर डाल लिया। सेकंड जो है उसमें हमें कांच की बोतल और प्लास्टिक के खिलौने डालने हैं। बी में कांच की जो बोतल है, प्लास्टिक के खिलौने डालने हैं, कांच की बोतल इसके अंदर डाल लेनी है। और उसके बाद में जैसे कुछ पॉलीथीन की जो झिल्लियाँ होती है, पॉलीथीन, वो पॉलीथीन इसके अंदर डाल लेनी है। तो हमने इसके अंदर ये सब डाल दिया।
ऊपर से क्या डाल देना है, पानी, दोनों में क्या डाल देते हैं, पानी, और पानी डाल के इसको बंद कर देते हैं। और बंद करने के लिए कम से कम 8-10 दिनों के लिए या 15-20 दिनों के लिए, जब हमारा टाइम हो, या फिर 3-4 सप्ताह के लिए इनको क्या रख देते हैं, स्थिर रख देते हैं किसी जगह पे, दोनों को बंद करके स्थिर रख देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो ए नंबर का पात्र है, तो इस पात्र में सूक्ष्म जीव वृद्धि करेंगे, और सूक्ष्म जीव वृद्धि करके जितने भी जैविक अपशिष्ट है उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और जैविक अपशिष्ट जैसे ही नष्ट हो जाते हैं तो ये जो कुछ नया पदार्थ बनता है और जिसका उपयोग खाद के निर्माण में कर लिया जाता है। लेकिन जो बी नंबर की जो पात्र होता है, उस पात्र में जैव अनिम्नीकरणीय या अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ डाले हैं। अजैव निम्नीकरणीय, ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हमने इसमें डाले, तो डालते ही क्या होगा कि इसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाएंगे, और सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करेंगे तो इनका विघटन नहीं होता है, और कम से कम 3-4 सप्ताहों के पश्चात ये जैसा हमने डाला वैसा हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव है वो पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं, अर्थात जो जैविक अपशिष्ट है उसका हमने जो क्रियाकलाप किया था उसमें वो जो सूक्ष्म जीव है उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है उनको सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार हम क्रियाकलाप के द्वारा इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार हम बोलते हैं कि भाई कोई जीव जब मरता है या कोई पेड़ पौधा जब टूटता है तो धीरे धीरे उसका क्या हो जाता है, विघटन होता है। तो विघटन होने का प्रमुख कारण है सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो मृत जीव है उनके चारों तरफ उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न होकर उसमें दुर्गंध उत्पन्न करते हैं, दुर्गंध उत्पन्न करते हैं। और इस दुर्गंध के कारण धीरे धीरे सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हुए उस जीव है उसका क्या कर देते हैं, विघटन कर देते हैं। फिर आगे हम इसमें देखते हैं कि भाई जो सूक्ष्म जीव है वो हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थों को उत्पन्न करके पर्यावरण का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। तो इस प्रकार पर्यावरण को शुद्धिकरण या पर्यावरण को शुद्ध करने में सूक्ष्म जीव हो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो हमने पीछे पढ़ा लाभदायक सूक्ष्म जीव किस प्रकार जीवों के लिए लाभदायक होते हैं, लाभ उत्पन्न करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, वे सूक्ष्म जीव जो जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं अर्थात हानि उत्पन्न करते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब इसमें हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। अब इन सूक्ष्म जीवों को सबसे पहले एक तो इसमें ध्यान रखना है जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब जीवों को इनसे नुकसान मिलता है तो जीवों के जितने भी जैविक प्रक्रम है उनको हानि पहुंचती है। और जब उनको हानि पहुंचेगी तो इसलिए हम इसको रोगकारक सूक्ष्म जीव या रोगाणु भी कह सकते हैं, या रोगाणु भी कहते हैं। तो जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके कारण इसे रोगकारक सूक्ष्म जीव या रोगाणु कहते हैं। फिर उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि जो मनुष्य है उसमें रोगकारक सूक्ष्म जीव किस प्रकार प्रवेश करते हैं। तो हमें पता है कि जो मनुष्य है वो खासकर विभिन्न प्रकार के वायुमंडल में सूक्ष्म जीव होते हैं जो या तो भोजन के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं या श्वसन के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। और ये शरीर के अंदर प्रवेश करके शरीर की जो भी आंतरिक क्रियाएं हैं उनका उपयोग करते हैं, वृद्धि करते हैं, गुणन करते हैं, जनन करते हैं, जिससे सजीव है या जो मनुष्य है वो क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो मनुष्य है
उनमें जो सूक्ष्म जीव है वो किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। फिर अब हम देखेंगे कि जो संक्रामक रोग होते हैं वो क्या होते हैं। संक्रामक रोग, तो संक्रामक रोग का मतलब वे रोग जो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। वे रोग जो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, कौन से रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग या संचरणीय रोग कहलाते हैं। और ये संचरणीय रोग जो सामान्यतः वायु है, जल, भोजन, वायु, जल, भोजन व कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं। कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं। संक्रामक जो रोग है वो किसके द्वारा फैलते हैं। भोजन, वायु, जल व कायिक संपर्क के द्वारा ये जो संक्रामक रोग है वो फैलते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, हैजा है, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग। हैजा है, सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स है और क्षय रोग। तो ये कौन से होते हैं। संक्रामक रोग होते हैं जो एक दूसरे व्यक्ति में आपस में क्या होते हैं, संक्रमण के द्वारा फैल सकते हैं। और संक्रमण है वायु के द्वारा, जल, भोजन और कायिक संपर्क के द्वारा। ये जो संचरणीय रोग है या संक्रामक रोग है वो फैलते हैं। अब ये जो संक्रामक रोग है वो विभिन्न मनुष्य व जंतुओं के, मनुष्य और जंतुओं के आपस में संपर्क के द्वारा आसानी से फैल सकते हैं। तो अब हमने इसमें पढ़ा कि भाई संचरणीय रोग क्या होते हैं, तो वो किस प्रकार से फैल सकते हैं। अब जैसे मान लो बात करते हैं सर्दी जुकाम की, इसका एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। अब सर्दी जुकाम होती है, उस स्थिति में व्यक्ति क्या होता है, छींकता है या फिर खांसता है। अब जब वो छींकेगा या खांसेगा, उस स्थिति में जो मुंह के अंदर जल की सूक्ष्म बूंदें हैं जिसको हम सामान्यतः ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, ये ड्रॉपलेट्स क्या होती है, छींकने या खांसने से वायुमंडल में चली जाती है। और वायुमंडल में मान लो उसके नज़दीक या उसके संपर्क में कोई अन्य व्यक्ति बैठा है, वो स्वस्थ है, उसका मान लो किसी कारणवश इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, और जब वो खांसता है तो वो ड्रॉपलेट्स श्वसन के दौरान उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और शरीर के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, जैसे वो शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो वो जो रोगकारक सूक्ष्म जीव है वो शरीर में जाकर उस व्यक्ति में रोग उत्पन्न कर देते हैं, और वो व्यक्ति भी उस रोग से क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। तो इस प्रकार हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या कि भाई रोग हो गया तो चाहिए क्या, तो इसके लिए यही है कि जो व्यक्ति है उसको अपना जो मुंह है या जो नाक है उसके ऊपर रुमाल से ढकना चाहिए। रुमाल से मुंह है या नाक को क्या कर लेना चाहिए, ढक लेना चाहिए, जिससे उस रोगों का संक्रमण है वो आसानी से बचा जा सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं आगे कि सामान्यतः जो रोगवाहक जीवाणु होते हैं उसमें प्रमुख भूमिका कौन निभाती है। तो उसके लिए एक उदाहरण है प्रमुख रूप से घरेलू मक्खी। अब घरेलू मक्खी होती है वो प्रमुख रोगवाहक के रूप में कार्य करती है। किस प्रकार करती है तो उसके बारे में हम देखते हैं। हमें पता है सामान्यतः जो घरेलू मक्खी होती है वो क्या करती है, वायुमंडल में इधर उधर विचरण करती है, घूमती रहती है, और जितने भी अशुद्धियों युक्त पदार्थ हैं, खासकर वो गंदगी है उसके ऊपर भी संपर्क करती है। तो गंदगी में जैसे वो संपर्क करती है तो उनका जो शरीर होता है तो शरीर के ऊपर रोगाणु वो आपस में चिपक जाते हैं, और जब रोगाणु आपस में चिपक जाएंगे वो क्या करती है, वहाँ से उड़ के हम जैसे भोजन करते हैं तो हमारे भोजन के ऊपर आके बैठ गई। अब भोजन के ऊपर आके जैसे वो बैठती है तो वो जो रोगाणु है
वो क्या करती है, उस भोजन के ऊपर डाल देती है और उस भोजन को हम क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। और खाने से वो जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, हम धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं। तो हमें ये चाहिए कि जब भी हम भोजन करें तो सबसे पहले जहाँ तक संभव हो मक्खियाँ हैं उनको नज़दीक ना आने दे, जहाँ तक संभव हो तो उनको कि वो कम से कम हमारे भोजन तक आए या हमारे घर में प्रवेश करे तो उसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। सेकंड जो है कि भोजन है उसको कभी भी खुला नहीं छोड़े, जब भी भोजन हमने बना लिया तो उसको ढक के रखें और ऐसे स्थान पर भोजन करें जहाँ मक्खियाँ कम हो, या फिर पंखे के द्वारा हम उसको उड़ा सकते हैं कि जो भोजन करे उस स्थिति में मक्खियाँ हैं उनसे हमारा संपर्क न हो। इस स्थिति में हम काफ़ी ऐसे जो रोग होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है, छोटे मोटे सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, वो मक्खियाँ फैला जाती है और हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि भोजन है वो एक तो ताज़ा बना होना चाहिए, स्वच्छ स्थान पे होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और उसका यूज़ हमें करना चाहिए, जिससे हम काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म जीव उससे बच सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भाई सूक्ष्म जीव है, मक्खी है, वो किस प्रकार रोग कारक के रूप में कार्य करती हैं। फिर हम अब देखेंगे कि हमने नाम सुना है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, अब उससे क्या कौन सा रोग होता है, मलेरिया। मादा एनाफ्लीज मच्छर, इस मच्छर से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। और ये मलेरिया जो रोग होता है वो मादा एनाफ्लीज या जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया परजीवी का रोगवाहक है। मलेरिया परजीवी का रोगवाहक, रोगवाहक कौन है, प्लाज्मोडियम। और रोग को फैलाने का काम कौन करता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसी प्रकार जो डेंगू रोग होता है, डेंगू वो भी एक मच्छर होता है, मादा एडिस एगिप्टी, मादा एडिस एगिप्टी। तो उस मच्छर के द्वारा कौन सा रोग होता है, डेंगू नामक जो रोग है वो व्यक्ति में आसानी से मिल सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भाई जो रोग हैं उनको फैलाने के लिए प्रमुख कार्य कौन करता है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। जैसे जो घरेलू मक्खी हैं, फिर हमने देखा कि भाई मादा एनाफ्लीज मच्छर है वो मलेरिया परजीवी का रोगवाहक प्लाज्मोडियम है। उसी प्रकार डेंगू है वो मादा एडिस एगिप्टी जो मच्छर उसके द्वारा फैला जाता है। तो अब बात आती है कि भाई ये जो रोग है वो फैल गए, अब उन रोगों का नियंत्रण किस प्रकार हम कर सकते हैं, खासकर जो मलेरिया और डेंगू है तो उनके रोगों का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि भाई जो रोगों का नियंत्रण वो किस प्रकार किया जाता है।